नमस्कार, देश देशांतर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं घनश्याम उपाध्याय। देश देशांतर में आज बात करेंगे ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज आपत्तिजनक विज्ञापन संशोधन अधिनियम ड्राफ्ट बिल की। इस विषय पर आज बात करने की वजह यह है कि केंद्र सरकार ने ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज आपत्तिजनक विज्ञापन संशोधन ड्राफ्ट बिल का प्रस्ताव रखा है, जिसके तहत फेयरनेस क्रीम को प्रमोट करने वाले, हाइट बढ़ाने वाले, एंटी एजिंग और मोटापा कम करने वाले जैसे विज्ञापनों पर बैन लगाया जा सके। इतना ही नहीं, ऐसे झूठे विज्ञापन देने वालों के खिलाफ सजा और जुर्माने का भी निर्णय लिया जा सकता है। इस एक्ट में पहले से ही 54 बीमारियां, विकार और स्थितियां शामिल हैं, लेकिन अब इनकी संख्या बढ़ाकर 78 कर देने का प्रस्ताव है। ऐसे में इन प्रतिबंधित बीमारियों या कंडीशन पर विज्ञापन बनाने वालों को पहली बार 6 महीने की जेल या फिर जुर्माना या फिर दोनों हो सकता है, और आगे ऐसा ही करने पर इसे बढ़ाकर 5 साल की जेल और 50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। मंत्रालय ने कहा है कि यह संशोधन बदलते वक्त और टेक्नोलॉजी के साथ सामंजस्य बिठाए रखने के लिए किया जा रहा है। सरकार इसके लिए लोगों और स्टेक होल्डर्स से उनके सुझाव भी मंगाएगी। तो आज जानने की कोशिश होगी कि मौजूदा समय में इस तरह के विज्ञापनों पर नकेल कसे जाने की कितनी जरूरत है। मेरे साथ बेहद खास मेहमानों का खास पैनल जुड़ रहा है। परिचय मैं आपका करा दूं। मेरे साथ डॉक्टर राजीव नंदा है, वरिष्ठ अधिवक्ता है सुप्रीम कोर्ट। डॉक्टर राजीव, स्वागत है आपका। आर.के. श्रीवास्तव चर्चा का हिस्सा है, पूर्व महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं, भारत सरकार। श्रीवास्तव जी, स्वागत है आपका। उर्मी गोस्वामी भी चर्चा में जुड़ रही है, सहायक संपादक है इकोनॉमिक टाइम्स से। मैम, स्वागत है आपका। श्वेता पुरंदरे भी हमारे साथ जुड़ रही है, महासचिव भारतीय विज्ञापन मानक परिषद। श्वेता जी, स्वागत है आपका। शुरुआत श्रीवास्तव जी आप ही से। मौजूदा समय में असल में इस तरह के विज्ञापनों पर लगाम लगाना कितना जरूरी है और ये संशोधन असल में कितने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं वर्तमान की परिस्थितियों को देखते हुए? इसके लिए सबसे पहले हमें जो एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल के ऑब्जर्वेशंस इस दिशा में आए थे उनको देखना चाहिए। उनके जो ऑब्जर्वेशन थे, उनकी 3 चीज़ें निकल के आई थी कि इस प्रकार के एडवर्टाइजमेंट जो आ रहे हैं, जो ऐसी क्योर को, मैजिकल क्योर को प्रमोट कर रहे हैं जो वो वास्तव में एग्जिस्ट नहीं करते, उनकी संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है। और जो पुरानी कंडीशन इस एक्ट के अंदर लिस्टेड है वो उसको कवर करने में सक्षम नहीं है। दूसरा ऑब्जर्वेशन था कि जो कम्युनिकेशन का सिस्टम नए नए आ रहे हैं, वो कम्युनिकेशन के सिस्टम इसमें कवर नहीं होते हैं, तो उनको डालने की भी गुंजाइश है। और जहाँ तक इसके ऊपर लगने वाली पेनल्टी इत्यादि का है वो बहुत कम है। तो इस ऑब्जर्वेशन के मद्देनज़र जब हेल्थ मिनिस्ट्री ने इसको देखा तो हेल्थ मिनिस्ट्री ने ये पाया कि काफ़ी हद तक कंडीशंस जैसे कि लंबाई बढ़ाना, गोरा करना, इनफर्टिलिटी को ट्रीट करना, बिना दवाई के स्टोन को साफ करना, कैंसर का पूरा उपचार करना, HIV को ठीक कर देना, ऐसी बहुत सारी कंडीशन है जिसके बारे में भ्रमिक एडवर्टाइजमेंट निकलते रहते हैं। और प्रिंट मीडिया में नहीं तो सोशल मीडिया में निकल आते हैं, इंटरमीडिया में निकल आते हैं। तो उसको जब उन्होंने उसको जोड़ करके देखा इस एक्ट के साथ और इसके प्रोविज़न के साथ जी, तो जो उन्हें नेसेसरी कंसल्टेटिव प्रोसेस से करेक्शन नज़र आए, उन्होंने तीनों तरीके के करेक्शन इस ड्राफ्ट में डाल दिए और वो ड्राफ्ट उन्होंने पब्लिक डोमेन में कर दिया। ना सदिच्छा इसके पीछे ज़रूरी है, लेकिन जब पब्लिक डोमेन में ये डाला गया तो जो इससे अफेक्टेड पार्टी है उनकी तरफ से जो रेस्पॉन्सेज आएंगी वो इसको ट्रिम करने के अंदर डेफिनेटली हेल्पफुल होंगी, जिससे कि इसका मिसयूज़ ना हो सके। जो जायज़ चीज़ें हैं जिससे सही उपचार हो रहा है उनके ऊपर कोई प्रतिबंध ना लग पाए, और जो गलत चीज़ें हैं और जिनके ज़रिए एक मार्केटिंग प्रमोट की जा रही है उसके ऊपर एक लगाम लग सके। अब जहाँ तक सवाल उठता है इसका कि साहब पहले कोई ख़ास ज़्यादा इसके अंदर दंड नहीं था आर्थिक, अब उन्होंने काफ़ी ज़्यादा कर दिया, पहले इतना इम्पोजिशन ये बढ़ा दिया, ये सब एक कंसेंसस डेवलपमेंट के प्रोसेस के थ्रू पास हो रहा है। तो इन संशोधनों की वाकई अभी ज़रूरत महसूस होती है। लेकिन उर्मी जी, एक अधिनियम होने के बावजूद भी इस तरह के संशोधन लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? और सबसे बड़ी बात कि उस अधिनियम के होने के बावजूद भी इस तरह के विज्ञापन एग्जिस्ट कैसे कर रहे थे, उसमें किस तरह की खामियां थी असल में? मैम, पहली बात तो है कि ऐसे अधिनियम होने के बावजूद क्यों ऐसे एडवर्टाइजमेंट, ऐसे विज्ञापन चल रहे थे। देखिए, आप अधिनियम बना सकते हैं, कानून पारित कर सकते हैं, पर उसको लागू करना, उसका इम्प्लीमेंटेशन एक और बात होती है। और वहाँ हमारे देश में काफ़ी जो प्रॉब्लम आ चुकी है
कि हमारे पास कानून है पर उसका इम्प्लीमेंटेशन सही से नहीं होता है, उन कानून को लागू नहीं किया जाता, या उसके जो सिस्टम्स हैं उनको भी ढंग से लागू नहीं किया जाता। तो आपकी जो पहली सवाल रही कि ऐसे कानून, क्योंकि ये जो कानून है ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज आपत्तिजनक विज्ञापन की जो धारा है, ये 1954 से या 54 से हमारे मतलब कानूनों में है। पर फिर भी क्यों अक्सर आप जाएंगे बस में देखेंगे एक स्टिकर लिखा होगा, आप अपने वजन घटाना चाहते हैं, लंबाई बड़ा कद बढ़ाना चाहते हैं, तो आ जाता है। तो एक वो है, क्यों इसको चेंज करना पड़ा। एक तो है कि आप 1954 में आपने एक लिस्ट बनाई थी 54 कंडीशंस की, उसमें से कुछ अब ट्रीटेबल कंडीशंस हो गए हैं, ठीक है। और तो इसलिए आपको वो एक तो है उसका वो लिस्ट जो शेड्यूल ऑफ डिजीज़ है या शेड्यूल ऑफ कंडीशंस हैं वो चेंज होता रहेगा, तो इसके वो उसको अप टू डेट करना है। दूसरा ये है कि तब जब बनी थी और अब तक जो एग्जिस्टिंग जो कानून है वो सिर्फ प्रिंट पर है, बैनर, इंटरनेट, सोशल मीडिया, जहाँ आपको ये आजकल ज़्यादा दिखेंगे। आजकल आपके अखबार में बहुत कम आपके पास वो पैम्फलेट आएगा, पर अखबार में एक ऐड आएगा कि आप वजन घटाना चाहते हैं तो आप फलाना नंबर फ़ोन कीजिए, कम आएगा। अब बस में कहीं बैनर दिखेगा, इंटरनेट में पॉपअप होगा, सोशल मीडिया में आएगा। तो वहाँ अगर अब तो मतलब उसको अप टू डेट करना है, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो इसलिए ये कानून की जो अपडेटिंग हो रही है इसलिए ज़रूरी है। बट सबसे बड़ी बात ये है सोचने की कि ये आप जब लिस्ट देखें ना 78 की, कुछ तो ऐसे है कि आप अपने ज़्यादा गोरा बनना चाहते हैं, मोटापा कम करना चाहते हैं, लंबाई कद बढ़ाना चाहते हैं, एक सेट ये है। कुछ ऐसे है कुछ बीमारियों की, तो आपको ये लगेगा कि क्यों लोग ऐसे नुस्खे में जाएंगे जो मतलब जो दादी माँ के नुस्खे नहीं है, जो आयुर्वेदा में नहीं है, मतलब जो हम यूनानी वगैरह उसमें नहीं है, ये एकदम अजीब किस्म के नुस्खे हैं। क्यों जाते हैं? इसका एक प्राइमरी कारण है कि हमारा जो हेल्थ केयर सिस्टम है उसमें एक्सेस कम होता है। तो लोगों को, आपको डॉक्टर नहीं मिलेंगे तो आप इसी चीज़ों पर आप रिलाई करने लगेंगे ना कि देखिए वहाँ डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर के पास जाने में मुश्किल है, या हेल्थ केयर सिस्टम में दवाई की खर्चा ज़्यादा है, या मतलब सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एक्सेस की कि आप पहुंच नहीं पाते। तो तब आप क्या करते हैं, आप ऑल्टरनेटिव खोजते हैं। अगर आपके पास पुरानी पद्धति की यूनानी हो, होम्योपैथिक हो, आयुर्वेद हो, तो अगर वो सब आपके पास ऑप्शंस है आप वहाँ जाते हैं। या एक है ये कि अच्छा ये करेंगे तो जल्दी ये ठीक हो जाएगा। तो ये द कॉम्बिनेशन ऑफ थिंग्स, और क्योंकि हेल्थ केयर की जो ज़रूरतें हैं वो कम नहीं हो रही है, वो बढ़ रही हैं। तो एक हिसाब से शायद ये जो 78 डिजीजेस या 78 कंडीशंस की बात की गई है, उन पर जो डिमांड है शायद बढ़ रही हो। ठीक है, ये ठीक है, मतलब इसीलिए उसका क्षेत्र भी अवरुद्ध कर दिया गया है। श्वेता जी भी हमारे साथ हैं। श्वेता जी, असल में क्या अब विज्ञापन की परिभाषा को बदलने का सही समय है, और ये अलार्मिंग सिचुएशन है, और विज्ञापन की परिभाषा को बदलते हुए कंज्यूमर एक्ट की तरफ हम बढ़ते हुए दिखाई देते हैं? ज़रूर। डिजिटल मीडिया आप देख रहे हैं कि पिछले 3-4 सालों में जहां पर प्रिंट और टेलीविज़न की ग्रोथ हम 10-15% बोल रहे हैं, तो डिजिटल मीडिया की ग्रोथ 20-25-30% हो रही है। हर एक के हाथ में मोबाइल फ़ोन है, सबके हाथ में स्मार्टफोन की वजह से वो तरह तरह के प्रोग्राम देखते हैं, चाहे यूट्यूब हो, फेसबुक हो। सो सोशल मीडिया का पेनिट्रेशन भी काफ़ी बड़ा है। तो डिजिटल मीडियम के माध्यम से विज्ञापनकर्ता कंज्यूमर की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ये बहुत ही सही समय है। ठीक है, डॉक्टर नंदा भी हमारे साथ है। डॉक्टर नंदा, असल में जरा ये समझाइए कि अब हम अकाउंटेबिलिटी की बात जब करते हैं, जिम्मेदारी की बात करते हैं, तो फिर जिम्मेदारी तय कैसे होगी, और अगर तय होगी भी तो वो कहाँ से शुरू होकर कहाँ पे जाती हुई दिखाई देती है? कंपनी से लेके मॉडल तक ये जिम्मेदारी तय करने का खाका होगा क्या सर? देखिए, ये तो जो व्यक्ति या जो संस्था या जो कंपनी इसको प्रमोट कर रही जी, वो ही व्यक्ति विशेष उसके लिए जिम्मेदार होगा। कंपनीज के केस में द पर्सन हु इज रनिंग और हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रनिंग द शो, वो रिस्पॉन्सिबल है। ऐसा नहीं है कि कंपनी का प्रत्येक डायरेक्टर जो है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। मॉडल, जहाँ तक मॉडलिंग का सवाल है, ये एक
मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस मॉडल की कि वो उस प्रोडक्ट को प्रमोट करे या ना करे। इसमें लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी एटलीस्ट ना तो पुराने एक्ट में थी ना ही नए एक्ट में है। नए एक्ट में जो अमेंडमेंट लेके आए गए है वो सिर्फ जेल और जुर्माने की संख्या को बढ़ा दिया गया है। पहले जो था वो एट द फर्स्ट ऑफेंस, पहले ऑफेंस के वक्त में 6 महीने तक की सज़ा या फाइन या दोनों, और सब्सिक्वेंट के अंदर 1 साल की सज़ा या फाइन या दोनों। तो अब जो उसको बढ़ा दिया गया है वो कर दिया गया, पहले ऑफेंस के अंदर 2 साल की सज़ा तक हो सकती है और 10 लाख तक का जुर्माना किया जा सकता है। उसके बाद सब्सिक्वेंट ऑफेंस के अंदर आपको 5 साल तक की सज़ा हो सकती है और 50 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि प्रावधान में पहले कमी थी या प्रावधान पहले नहीं था। अगर फाइन का डेफिनेशन नहीं दी हुई थी तो इसका ये मतलब नहीं था कि आप फाइन 2 रुपया लगाएंगे। फाइन कुड बी एनीथिंग। इट इज लैक ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एक्ट, लैक ऑफ द विल टू इम्प्लीमेंट द एक्ट और द प्रोविजन। पहले खाली इसी कानून के लिए क्यों, किसी भी कानून को जो हमारे देश में उपलब्ध है, वो चाहे वो रेप हो, मर्डर हो या किसी भी चीज़ का हो, उसकी सज़ा बढ़ा देने से केवल कानून का डर पैदा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कानून को हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो भी बहुत कुछ किया जा सकता है। जो एग्जिस्टिंग कानून था 54 का, उसमें काफ़ी कुछ कमियां थी, काफ़ी क्षेत्र जो एडवर्टाइजिंग के थे, जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से नहीं थे, या काफ़ी कुछ ऐसी बीमारियां जो पहले क्योरेबल उसके अंदर लिस्ट में नहीं थी, वो बाद में ज़रूरी था कि उनको अमेंडेड लिस्ट के अंदर लाया जाए। लेकिन जहाँ तक डेटरेंट बनाने का सवाल था, कि डर पैदा करने का सवाल है, वो मैं कहता हूँ पहले एक्ट के अंदर भी 6 महीने की, अगर किसी व्यक्ति को जो ये गंडा तावीज़ और मैजिक रेमेडी बताने के लिए आता है, और आज भी आता है प्रिंट मीडिया में, तो आज भी आता है अखबारों के अंदर कि सो एंड सो तांत्रिक, आप आइए, हम आपको कोई समस्या को, हर समस्या का, चाहे वो मुकदमे की समस्या हो, चाहे वो आपकी लव अफेयर की प्रॉब्लम हो या किसी और तरीके की प्रॉब्लम हो, हम आपको ये ऐसा तावीज़ देंगे या ऐसा वो कुछ करके देंगे, मंत्र वो हो जाएगा। तो वो भी प्रिंट मीडिया में तो आज भी है। अगर ऐसे किसी व्यक्ति को पहली दफ़े में 6 महीने की मैक्सिमम सज़ा है तो 5 महीने की सज़ा हो जाती और उसके ऊपर लाख रुपए का जुर्माना हो जाता, दूसरी दफ़े में उसको 1 साल की सज़ा हो जाती और 5 लाख रुपए का जुर्माना हो जाता। तो मुझे नहीं लगता कि डर पैदा नहीं होता। ओनली थिंग इज कि लैक ऑफ विल टू इम्प्लीमेंट द एक्ट। अब नया लाने से कुछ वो, इट इज़ द सेम ओल्ड वाइन इन द न्यू बॉटल। थोड़ा सा उसका बढ़ा दिया गया ज़रूर, जो प्रपोज्ड है। 45 दिन का टाइम है लोगों के पास अपने सजेशंस देने के लिए, लोग देंगे, फिर हो सकता है मॉनसून बिल के अंदर गवर्नमेंट उसको लेके आए। लेकिन ओनली पॉइंट विच आई एम ट्राइंग टू टेल एंड आंसर योर क्वेश्चन इज, आपका सवालों का जवाब दे रहा हूँ, ये कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप उसको बढ़ाएंगे सज़ा को या कानून के अंदर उसके फाइन को बढ़ा देंगे तो लोगों के अंदर डर पैदा होगा। आप एग्जिस्टिंग को भी इंप्लीमेंट करें, तब भी इम्प्लीमेंटेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, तो एग्जीक्यूशन की लेवल पे भी काम करने की जरूरत है। लेकिन श्रीवास्तव जी, जिस तरह से अभी डॉक्टर नंदा भी कह रहे हैं, इम्प्लीमेंटेशन की जरूरत है। हमने देखा कि एक छोटा सा स्टार बना के, कंडीशन अप्लाई लिख के कंपनियां बचा करती हैं, लेकिन अब क्या माना जाए कि इस तरह की तरकीब भी उनको बचा नहीं पाएगी? 2 कदम आगे कुछ सोचना होगा उनको अगर बचना है तो। ये अमेंडमेंट जो है जी, इस अमेंडमेंट के अंदर कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है जिस मैकेनिज्म के अंदर पुराना जो उसको इम्प्लीमेंटेशन करने का फ्रेमवर्क है उसको री एनर्जाइज करके, उसके अंदर और इन्वेस्ट करके, उसके स्टेट लेवल पे बॉडीज़ बना करके उसके ज़रिए एक सिस्टम बनाया जाए। जी, इसका मतलब ये हुआ कि ये अमेंडमेंट जो है अल्टीमेटली एक्ट उसी सिस्टम, इम्प्लीमेंटेशन सिस्टम के तहत करेगा जिसमें पहले कर रहा है। और जो बात कही गई है वो बाकी जायज़ है कि डेटरेंट इफेक्ट तो तभी अपना असर लाएगा जबकि उसको अप्लाई किया जाएगा। जब पुराना ही डेटरेंट इफेक्ट अप्लाई नहीं किया गया तो उस डेटरेंट इफेक्ट की वजह से जो डर या जो एक किस्म का परेशानी होनी चाहिए वो परेशानी किसी ने फील ही नहीं करी। दूसरी साइड पे क्या हो रहा है कि दूसरी साइड पे जो डिमांड है वो बहुत बढ़ गई है, क्योंकि ये मार्केट ड्रिवन है। गोरा करने की क्रीम, आपकी इम्पोटेंसी दूर करना, आपका वज़न कम करना, इसके जो एडवर्टाइजमेंट आते हैं, जो एडवर्टाइजमेंट साइंस के एविडेंसेस पे आधारित नहीं है और जो इनकी प्रोडक्ट की सेल चैनल है,
वो अपना एक बहुत बड़ा बिजनेस का सेगमेंट देकर इस पर इन्वेस्ट करती हैं। तो मैं 100% एग्री करता हूँ आपके साथ कि इसके अंदर जब तक कि एक स्ट्रॉन्ग इम्प्लीमेंटेशन सिस्टम नहीं डेवलप करेंगे तब तक वट एवर डिटरेंट इफेक्ट इज देयर, कितना आप फाइन बढ़ा दो, कितना आप इम्प्रिजनमेंट बढ़ा दो, इस बड़ी मार्केट फोर्स के सामने जिस पे आप असर डालना चाहते हैं उस पे इसका कोई असर नहीं होगा। असर होगा उन छोटे मोटे लोगों पे जो लोग इसके अंदर पकड़ लिए जाएंगे और उसके ऊपर कोई फाइन कर दिया जाएगा। बहुत सारे तंत्र मंत्र वाली चीज़ें चलती हैं, बहुत सारे ऐसे उपचार चलते हैं कि भैया अब बहुत बीमारियां आज की तारीख में इनक्योरेबल है। कैंसर है, कैंसर का टर्मिनल पेशेंट क्या करेगा? उसको डॉक्टर ने बता दिया कि भाई साहब कुछ नहीं हो सकता हमारे साइड पे, वेट करो घर पे। इसी तरह और बहुत सारी बीमारियां होती हैं, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होती हैं, हेमीप्लीजिया हो गया, डेफ बच्चा हो गया, ब्लाइंड हो गया, तो जाते हैं। उनमें कुछ सही भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं मैं कह रहा कि साइंस, मेडिकल साइंस जो है 100% परफेक्ट वैलिडेटेड चीज़ें रख रही है। कुछ चीज़ें होती हैं जिसमें आगे काम करने की गुंजाइश होती है, वो चीज़ें भी इस डेटरेंट इफेक्ट की वजह से समाप्त हो सकती हैं। तो ज़रूरी है कि एक बढ़िया इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म सेंटर एंड स्टेट के पार्टिसिपेशन के साथ वहाँ रखा जाए, उसी प्रकार से जैसे हमने टोबैको के लिए रखा है। ठीक है, लेकिन उर्मी जी हम बात तो करें इम्प्लीमेंटेशन की, लेकिन उसके इतर अगर बात करें तो हमारी और आपकी मानसिकता इस तरह के विज्ञापनों को बढ़ावा देने के पीछे की कितनी बड़ी वजह है। कई बार तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारी नब्ज उन्होंने पकड़ ली है और उसके हिसाब से विकल्प दे दिए। हम और आप भी तो कहीं जिम्मेदार हैं इसमें। जी, अगर कोई भी मार्केट ड्रिवन जो सिस्टम होगा वो मतलब उसका क्या लक्ष्य है कि कितने ज्यादा वो बेच सकते हैं, मतलब एक हिसाब से वो आपकी साइकोलॉजी पकड़ लेते हैं जैसे आपने बोला। पर अगर आप ये जो 78 जो आइटम्स हैं वो देखेंगे, वो कुछ बास्केट्स में हैं। एक है जैसे वो फेयरनेस की या मोटापा या कद बड़ा, वो आपके जो सोशल डिमांड्स हैं या सोशल प्रेफरेंसेस हैं उन पर मतलब आधारित करके अपना प्रोडक्ट बेचते हैं। दूसरा है जैसे डॉक्टर श्रीवास्तव ने बोले कि है ऑन टर्मिनल पेशेंट जो हैं कि आपको एलोपैथिक डॉक्टर जो है आपके ऑन्कोलॉजिस्ट ने बोल दिया कि टर्मिनल है या आपको हम पैलिएटिव केयर दे सकते हैं, तो एक होप आपकी जो कि होप अगेंस्ट होप जो है आप उस हिसाब से, या कोई इनक्योरेबल चीज़ है भैया अभी इसमें इस सिस्टम में नहीं है तो दूसरे सिस्टम में कुछ मिल सकता है। तो आपके भिन्न जो साइकोलॉजी है वो एक हिसाब से वो लोग समझते हैं एंड वो देखते हैं ये एक अपॉर्चुनिटी है फॉर मेकिंग मनी। ये हर जगह आपको मिलेगा। आप आज इंटरनेट में कहीं भी देख लीजिए, हाउ टू लूज वेट, हाउ टू गेन हाइट, हाउ टू हैव अ बेटर कम्प्लेक्शन और बेटर स्किन, तो जिस भी भाषा में बोल लीजिए वो आपको हर जगह मिल जाएगा। तो क्वेश्चन यहाँ ये है, सवाल ये होता है कि आप जो नुस्खे बेच रहे हैं वो हानिकारक है या मतलब इनडिफरेंट है या हेल्पफुल है। अगर हेल्पफुल है तो कोई आपत्ति नहीं है। आप देखिए अगर ये जो आप अमेंडमेंट्स पढ़े तो प्रॉब्लम तब होता है आपत्तिजनक विज्ञापन इसलिए क्योंकि वो हानिकारक है कि आपको बेच रहे हैं दवाई मोटापा कम करने के लिए, पर आपको एक्चुअली अल्सर्स दे रहे हैं या कुछ और बिगर कोई बीमारी दे रहे हैं। तो दिक्कत ये है। तो यस, एक हिसाब से उन लोगों ने आपका नब्ज पकड़ लिया है, आपके पास ऑल्टरनेटिव्स नहीं है। अगर आप एक सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं कि जहां आप लोगों में इतना अवेयरनेस कर दे कि आपका अगर मोटापा घटाना है तो आपको उठ के एक्सरसाइज करना है, आप टीवी के सामने बैठे दवाई खा के आप पतले नहीं हो सकते, वो अगर अवेयरनेस हो सकता है तो फिर एक हिसाब से वो उस मार्केट को आप अपने आप में ही ख़त्म कर देंगे। तो इसलिए इम्प्लीमेंटेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है इस एक्ट का, पर इक्वली इम्पॉर्टेंट है कि इसके जो सैटेलाइट चीज़ें होती हैं, जो सप्लीमेंट्री होते हैं वो भी हो रहा है। जैसे आप सोच लीजिए अगर हम सब मोटापा वज़न घटाने की बात करें, जैसे केंद्र सरकार का एक वो प्रोग्राम है फिट इंडिया। तो आप सोचे आप फिट इंडिया में अगर अवेयरनेस बढ़ाएं तो ये एक हिसाब से एक अवेयरनेस लोगों में होगी कि भैया आप दवाई खा के तो पतले हो नहीं सकते, आपको उठ के भागा दौड़ी करना है, खेलना है, बाहर जाना है, एक्सरसाइज करना है, तभी आपकी वज़न घट सकती है। तो अपने आप से ये कम हो जाएगा।
बात रही फेयरनेस की, तो उसमें वो भी अगेन वो एक सोशल बात है, उसमें भी टाइम लगता है बट ग्रेटर अवेयरनेस। और दूसरा जो बास्केट है, जो हेल्थ केयर की बास्केट है, जिसमें इनक्योरेबल डिजीजेज एंड क्योरेबल डिजीज है। देखिए, जो इनक्योरेबल टर्मिनल डिजीजेज हैं, ये एक आशा की बात है, कोई भी वो कुछ भी करेगा ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि इम्प्लीमेंटेशन के साथ दूसरे सेक्टर्स भी हैं जिस पे आपको ध्यान देना ही होगा। ऑन द हेल्थ केयर साइड आपको एक्सेस करनी है। आपके पास अगर प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर, सेकेंडरी हेल्थ केयर सेंटर नहीं होगी, डॉक्टर्स नहीं होंगे, तो आप जाएंगे कहाँ? तो आप ऐसे ही लोगों के पास पहुंच जाएंगे। तो कई कड़ियां हैं जिनको जोड़े जाने की जरूरत है। लेकिन श्वेता जी, जैसे उर्मी जी कह रही हैं कि देखिए ढेरों विज्ञापन है जो आपको सम्मोहित करते हैं, लेकिन हम सिर्फ विज्ञापनों की ही बात क्यों करें? हम तो देखते हैं कई प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं, खासकर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जहां आपकी फोटो को पोस्ट करने से पहले वो आपको ऑप्शन देता है कि फिल्टर करके डालिए, खुद को पतला दिखाइए, खुद को खूबसूरत दिखाइए। कई कैमरा के लेंस ऐसे हैं जो आपको छोटे से बड़ा और बड़े से छोटा करता है। यानी आभासी दुनिया को एडवर्टीजमेंट वर्ल्ड ने अच्छे से पकड़ा हुआ है, जिसकी वजह से इन विज्ञापनों के जरिए वो हमको स्टक कर रहा है, घेर रहा है। क्या यही सब कुछ है मैम? हाँ, मगर मैं ये भी कहना चाहूँगी कि ग्राहक को जागरूक रहना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि बाकी के पैनलिस्ट ने कहा है, मैंने सुना बाकी के पैनलिस्ट जो कह रहे हैं कि इम्प्लीमेंटेशन ज़रूरी है। मैं ये बताना चाहती हूँ, क्योंकि ये चीज़ें बाहर लोगों को पता नहीं है कि पिछले 7-8 सालों में बहुत सारा काम चल रहा है कि इम्प्लीमेंटेशन है, हम प्रगति कर रहे हैं उस तरफ। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने एस्की के साथ एक MOU साइन किया 2017 साल में, जिसके अंदर हमें मैंडेट दिया गया था कि भ्रमित करने वाले विज्ञापनों को छान लिया जाए। सो मिसलीडिंग एड्स जो प्रिंट और टेलीविजन मीडिया में आते हैं, ड्रग और मैजिक रेमेडी की जो वायलेशंस है, वो हमारी टीम प्रिंट और टेलीविजन एड्स देख के ऐसे विज्ञापन हम उठाते थे। और हमने ये देखा कि इसके बाद 90% विज्ञापनकर्ता हमारे काउंसिल की बात मानते थे और इश्तहार वापस लेते थे। मगर वो 10% लोग हैं, वो जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, परसिस्टेंट वायलेटर्स है, इनके लिए रेगुलेटर को बीच में कूदना बहुत ज़रूरी है। और तभी जो जुर्माना था, 500 रुपये जुर्माना दे के लोग हंस हंस के निकल जाते थे। तो और फिर से वही इश्तिहार आना शुरू हो जाते थे, जैसे कि क्लासिफाइड एड्स आपने बताए हैं, मर्दाना कमजोरी, कैंसर की बीमारी एट्सेट्रा। उसके बाद मैकेनिज्म इस तरह से सुधार दिया गया कि स्टेट FDA ने शो कॉज नोटिसेस इशू किए हैं कि उत्पादकर्ता के खिलाफ, और उत्पादकर्ता के साथ साथ चैनलों को भी शोकॉज नोटिस जारी किए गए। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने एक एडवाइजरी भी जारी की थी, क्योंकि ये सिर्फ सवाल उत्पाद का नहीं है, मगर ये फर्जी भी प्रोडक्ट्स आने लगे थे मार्केट में। तो चैनलों को ऐसे कहा गया कि आप जब इश्तिहार एक्सेप्ट करते हैं किसी से, तो आपकी ये जिम्मेदारी है ये ब्रॉडकास्ट करने से पहले कि ये उत्पाद को FDA का लाइसेंस मिला है भी या नहीं, क्योंकि बहुत सारे दवाइयाँ लोगों को, ये फर्जी दवाइयाँ बिक रही हैं, तो उस पे काफी मात्रा में रोक लगी है जी। और तो मेरे कहने का ये मतलब है कि बहुत ही प्रगति हुई है, और हमने देखा है कि ये ड्रग एंड मैजिक रेमेडी वायलेशंस पिछले 3 सालों में उसमें बहुत गिरावट आई है। और जो छोटे छोटे जो है, जो नुक्कड़ बस्ती में दीवारों पे चिपके हुए पोस्टर्स लगते हैं, उस पर अमल होना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो स्थितियों में बदलाव आया है और कुछ और बदलाव की उम्मीद की जा सकती है। ठीक है मैम, अच्छी तरह से हम इसमें। ठीक है डॉक्टर नंदा, आखिरी में प्रोग्राम को वाइंड अप करना है, संक्षेप में मुझे बताइए, सुझाव मांगे जा रहे हैं, वो 2 सुझाव ऐसे कौन से हो सकते हैं जो इस अधिनियम के संशोधन के तौर पे महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं? संक्षेप में बताइएगा सर। पहला सुझाव तो ये है कि सबसे पहले जुर्माने की रकम को बढ़ाना या घटाना, या सज़ा की प्रोविज़न को बढ़ाना या घटाना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये इम्पोर्टेंट है कि लोग भ्रामक की क्या डेफिनेशन है उसके अंदर जाएं कि क्या मुझे भ्रमित कर सकता है या क्या नहीं। और दूसरा ये है कि हमारे को मॉरल वैल्यूज़ के अंदर चेंज करना पड़ेगा खुद से। इसके अंदर सजेशंस की बात नहीं है कि गोरापन होना ज़रूरी है। क्या व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ गुड लुकिंग पर्सन? क्या गोरा होने से आप अच्छे हो जाएंगे, अच्छे दिखेंगे? तो हमें खुद को एजुकेट करने की ज़रूरत है। इंस्टेड ऑफ दीज गवर्नमेंट एजेंसीज टेकिंग अप दीज कॉज, हमें खुद को, अपने आप को शिक्षित करना है और अपने मॉरल वैल्यूज़ को चेंज करने की ज़रूरत है।
जी, तो ठीक है, खुद को भी शिक्षित करना है, प्रचार भी करना है और इस प्रचार के बहकावे में नहीं आना है, इसका ध्यान भी रखना है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों को आने के लिए, चर्चा में जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। तो अभी सुझाव मांगे गए, सुझाव के बाद किस तरह से इसको शक्ल दी जाती है, इसका सभी को इंतजार रहेगा। जय देशांतर में आज बस इतना ही। आप जानते हैं कि आप हमारा कार्यक्रम यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आपके सुझाव का, आपके रिएक्शंस का हमको वहां बेसब्री से इंतजार रहता है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी। नमस्कार।